नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वन एग्जाम डॉट इन पर। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर भरत सिंह राठौड़ आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे वन एग्जाम डॉट इन, अपने इस यूट्यूब चैनल पे। यूजीसी नेट का बैच चल रहा है, यूनिट 10 चल रही है इनकम टैक्स, और उसी के अंदर अलग अलग हेड्स चल रहे थे। और हेड्स के अंदर अपन ने हाउस प्रॉपर्टीज, सैलरी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, और अब अपनी बारी आई है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की। ठीक है, आई होप पिछले 4 जो हेड है उसके अलावा दूसरे और भी टॉपिक्स जो मैंने इनकम टैक्स में पढ़ा है वो आपको समझ में आए होंगे, समझ में क्या आपके जहन में उतरे होंगे, और आपकी तैयारी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली, मतलब हेल्प होगी उससे। ठीक है, जो मैंने मेहनत की है उसका कोई ना कोई परिणाम जरूर निकलेगा। ठीक है, और जो बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अपने दोस्तों को और सबको बता दीजिए। इतना अच्छे कंटेंट, इतनी बढ़िया फैकल्टीज़, एक्सपर्ट फैकल्टीज, सारी जेआरएफ फोल्डर और अच्छा कंटेंट के साथ कॉमर्स का पेपर आपको और कोई नहीं करवाने वाला इतना अच्छा। बाकी सारे लगभग सारे घास काटते हैं। यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट अपने अपने सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, इसके अलावा घास काटने वाला सिस्टम अपने यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो कॉमर्स के जो बच्चे हैं जो कॉमर्स यूजीसी नेट कॉमर्स में कर रहे हैं, तो उन सबको आप बता दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट कोई नहीं देता, हम दे रहे हैं। सारे वीडियोस इसके ऊपर अवेलेबल होंगे, आप देखोगे, और हमारा एक ही मोटिव है कि आपको इससे क्या हो, फ़ायदा मिले, आने वाले एग्जाम में फ़ायदा मिले, और सारे ही बच्चे जो हमसे पढ़े वो जेआरएफ होल्डर हो। सरकार पैसा दे दे कर जेआरएफ का थक जाए, लेकिन जेआरएफ होल्डर आते आते कम ना हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। लास्ट हेड है, उसके बाद अपन डिडक्शंस, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, रिटर्न फाइलिंग, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब अपन करते हुए चलेंगे। ठीक है, वो आगे से आगे करेंगे। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, ये सारी चीज़ें है, ये क्लबिंग। और चलो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी अगर आपकी इनकम भैया हाउस प्रॉपर्टी में है तो वहां टैक्सेबल कर दो, बिजनेस प्रोफेशन में है तो वहां कर दो, सैलरी वाले लोग हो तो सैलरी में कर दो, अगर कैपिटल गेन हो रहा है तो कैपिटल गेन में कर दो, और इन चारों हेड में कहीं पे भी नहीं हो रहा है, मतलब आपकी इनकम का सोर्स क्या है, अदर सोर्स है, कोई और ही सोर्स है, तो इनकम टैक्स बोलता है कोई भी सोर्स हो वो भी यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। यानी आपकी हाउस प्रॉपर्टी या बिजनेस प्रोफेशन, सैलरी या कैपिटल गेन से इनकम नहीं हो रही और कोई और ही सोर्स से हो रही है, तो उसका एक अलग हेड बना दिया कि किसी और सोर्स से होने वाली इनकम यहाँ टैक्सेबल हो जाएगी। जो चार्जिंग सेक्शन है, इसकी जो चार्जिंग सेक्शन है, चार्जिंग सेक्शन 56 है। फटाफट बताओ चार्जिंग सेक्शन। हाउस प्रॉपर्टी की 22, सैलरी की 15, 28 बिजनेस की, 45 अपने किसकी, कैपिटल गेन की, और 56 किसकी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस की, और खुद इनकम टैक्स की सेक्शन 4। ठीक है, चलो चार्जेबिलिटी सेक्शन 56, यानी ये क्या करेगी, ये गवर्न करेगी, चार्ज करेगी, ये बताएगी कौन से प्रॉफिट इसके अंदर आएंगे। और सिंपल सिंपल से इसने एक बहुत मस्त बात बोल दी। उसने बोला एनी प्रॉफिट और गेन्स, किसी भी प्रकार का आपका मुनाफा, प्रॉफिट या गेन हो, जो विच कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन अंडर एनी अदर सोर्स, विच कैन नॉट बी इंक्लूडेड अंडर एनी अदर सोर्स, ऐसी कोई भी प्रॉफिट, मुनाफा आपका जो पिछले किसी भी हेड में नहीं आ रहा हो और या नहीं टैक्सेबल हो रहा हो, वो इस हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात कह के इसने सारी अपनी पल्ला ही झाड़ दिया। मतलब इसने बोल दिया सारी इनकम, सारी प्रॉफिट और गेन जो उसमें आ रहे हैं हेड के अंदर वो तो आप रखो, उससे हमें कोई समस्या नहीं, लेकिन जो उसमें नहीं आ रहे हैं और वो आपका प्रॉफिट और गेन है वो इसमें टैक्सेबल हो जाएगा। वो इस सेक्शन के अंदर, इस चार्जेबल सेक्शन के तहत टैक्सेबल हो जाएगा, चार्जेबल सेक्शन 56, और उसको बोलेंगे हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड। बहुत सिंपल सी बात है। रेजिडुअल सेक्शन कह दो, लास्ट की सेक्शन कह दो, ये कह दो कहीं नहीं आएगा तो यहां टैक्सेबल हो ही जाएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसको आगे। बहुत सिंपल सी है, बहुत छोटा सा हेड है, इसको पढ़ते हैं। इसमें 3-4 पॉइंटों में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। 3-4 पॉइंटों में सबसे पहला पॉइंट है कि इनकम चार्जेबल ओनली अंडर दिस हेड, यानी कौन सा हेड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कुछ ऐसी इनकम है जो इसी हेड में चार्जेबल होगी, दूसरे हेड में नहीं होगी। कुछ ऐसी इनकम है जो इसी हेड में चार्जेबल होगी, और ना तो हाउस प्रॉपर्टी में होगी, ना सैलरी में होगी, ना बिजनेस प्रोफेशन में होगी, ना कैपिटल गेन में होगी। वो इसी सेक्शन में, इसी हेड के अंदर चार्जेबल होगी। वो कौन सी इनकम है उनको देखते हैं। इसने बोला वो इनकम है भैया डिविडेंड इनकम। वो कौन सी है, डिविडेंड इनकम। अगर आपने कहीं देखा था कि इतने टाइम अपने हेड पढ़े इसमें कहीं डिविडेंड का नाम आया क्या, नहीं है।
डिविडेंड इनकम अगर आपकी होती है, आपने शेयर खरीदा और शेयर से मिलेगा डिविडेंड, अगर वो डिविडेंड आपको मिला है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हिसाब से यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा, यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरी बात, अगर कोई कैजुअल इनकम है, कैजुअल इनकम माने, कैजुअल इनकम माने जैसे कि लॉटरी से पैसे आए, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज हो गया, कोई कार्ड गेम्स हो गया, कार्ड गेम्स यानी पत्ते खेल लिए जी, गैमलिंग कर दी जी। मैंने कहा लीगलिटी, अपने पढ़ा था सुबह स्टार्टिंग में पढ़ा था, लीगलिटी से इनकम टैक्स का कोई लेना देना नहीं है, इलीगल लीगल कुछ नहीं है, हमें तो यहाँ पे क्या चाहिए, टैक्सेबल चाहिए। गैमलिंग हो गया, बैटिंग हो गया, आपने बैटिंग यानी वो क्रिकेट वाली बैटिंग नहीं, सट्टा खेला है, गैमलिंग हो गया, लॉटरी से जीते हो, गेम से जीते हो, कोई रेसेस है, रेसेस यानी हॉर्स रेस और इस तरीके से कोई रेस वेस लगाते हैं सट्टे, दुबई उबई में लगाते हैं, लंदन में रॉस घोड़े भागते हैं, ठीक है, तो उस पर जो पैसा लगाता है, ये जीतेगा वो जीतेगा, तो बोले उससे भी पैसा आया हो तो इसको बोलते हैं कैजुअल इनकम। इसको क्या बोलते हैं, कैजुअल इनकम। और इस कैजुअल इनकम का एक सिस्टम है कि कैजुअल इनकम जो है ना, इनकम टैक्स में सीधा सीधा फ्लैट 30% पे टैक्सेबल होता है। ये अपन पढ़ेंगे, टीडीएस पढ़ेंगे ना, जब टीडीएस पढ़ेंगे तब और पढ़ेंगे, कैजुअल इनकम फ्लैट, उसके ऊपर 30% टैक्स रेट लगती है, ठीक है। तो अदर सोर्सेज में यानी ये जो नीचे इनकम दे रखी है ना, ये इनकम सिर्फ अदर सोर्स के अंदर ही टैक्सेबल होगी और कहीं नहीं होगी। एक तो डिविडेंड इनकम, एक कैजुअल इनकम होगी। तीसरी क्या बोलती है, तीसरी बात बोलता है कंसिडरेशन रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। ये थोड़ा ब्लैक हो गया जो आपको दिख रहा नहीं होगा, मैं इसको कर दूंगा, सही कर दूंगा, अभी चलने दो। कंसिडरेशन रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी वेयर द शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी की ही प्राइवेट कंपनी की पार्ट होता है, ओपन क्या बोलते हैं, ओपन एंडेड कंपनी होती है जिसको बोलते हैं अपन पब्लिक कंपनी, ठीक है, और प्राइवेट कंपनी होती है क्लोजली हेल्ड कंपनी। तो ये जो क्लोजली हेल्ड कंपनी होती है, ये अगर अपने शेयर इशू करे प्रीमियम पर, किस पे, प्रीमियम पर, प्रीमियम पता है ना, पार डिस्काउंट प्रीमियम, अपने शेयर प्रीमियम पर अलाउड करे और जो प्राइस आपने जो आपने अलॉट किए, जो प्राइस है वो फेयर मार्केट वैल्यू, जो मार्केट में उस शेयर की प्राइस है उससे ज्यादा है, तो जो डिफरेंस होगा वो भी यहाँ पे टैक्सेबल होगा। सीधी सीधी बात लो, मार्केट में जो प्राइस है उससे ज्यादा में अगर आपने बेचा है और उससे होने वाला प्रॉफिट, तो वो भी क्या अदर सोर्स की इनकम मानी जाएगी, किसकी, कंपनी की, किसकी, कंपनी की। सिंपल से एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ, कोई प्राइवेट कंपनी है, उसकी शेयर की कीमत मार्केट में 1000 रुपये चल रही है और वो चाहता है कि भैया मैं अपने कंपनी के शेयर बेचना चाहता हूँ, कौन खरीदना चाहता है। अब जब बेचना जाऊंगा तब तो मैं अपनी मर्जी से रेट लगाऊंगा, मार्केट में तो 1000 रुपये चल रही है, मैंने बोला कौन खरीदना चाहता है, मैं उस शेयर को बेचना चाहता हूँ 1500 रुपये में, और कोई आया और उसने बोला बिल्कुल 1500 रुपये में आपकी कंपनी, प्रॉफिट देखते हैं जी, पता है इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना प्रॉफिटेबिलिटी है, तो 1500 रुपये में कोई आपका शेयर ले लिया, तो इनकम टैक्स बोलता है कि भैया अगर आपका 1000 रुपये फेयर मार्केट वैल्यू तो और आपने 1500 में बेचा, तो 500 रुपये जो ऊपर है ना आपके, वो क्या है, वो आपके एक्स्ट्रा अदर सोर्स की इनकम हो गई, यानी ज़्यादा मिल गया आपको, तो वो अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएंगे। किसकी इनकम होगी, ये कंपनी वालों के लिए बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे, कंपनी वालों के लिए। तो डिविडेंड इनकम होगी, कैजुअल इनकम होगी, और फेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर शेयर बेचा तो उसके ऊपर जो प्रीमियम, जो अमाउंट बड़ा अमाउंट मिलेगा आगे ऊपर वाला एक्सेस अमाउंट, वो भी क्या हो जाएगा, अदर सोर्सेज की इनकम हो जाएगी। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपेंसेशन या फिर एनहेंस्ड कंपेंसेशन। कंपेंसेशन का मतलब वो आपकी जमीन को खरीदा, गवर्नमेंट ने आपकी जमीन ले ली, या गवर्नमेंट ने किसी भी तरह से आपका कोई भी चीज आपसे अगर ले ली है, अधिकृत कर दिया, तो जब अधिकृत एक्विजिशन, कंपलसरी एक्विजिशन आपसे किया है, तो इसके बदले में आपको दिया जाता है मुआवजा। मुआवजे को बोलते हैं कंपेंसेशन, और कंपेंसेशन जो अमाउंट आपको दिया जाता है, तो सर ये तो कैपिटल गेन हो गया ना, आपकी जमीन ली इसके बदले मुआवजा, आपने कैपिटल गेन पढ़ाया था, उसमें ट्रांसफर की डेफिनेशन में लिखा था कंपलसरी एक्विजिशन भी क्या है, ट्रांसफर है, और कैपिटल एसेट का ट्रांसफर हो गई तो क्या हो जाए, कैपिटल गेन। बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं बिल्कुल सहमत हूं उसके साथ। यानी अगर कंपलसरी एक्विजिशन हो गया आपकी जमीन का, तो वो तो अमाउंट जाएगा कैपिटल गेन में, लेकिन उस कंपलसरी एक्विजिशन को, मतलब उस कंपेंसेशन को, मुआवजा मिलते मिलते लगता है समय लगता है, और समय के बदले में सरकार देती है भाई जितना भी समय लगेगा, 1 साल 2 साल 5 महीने 6 महीने, तो उस समय का हम देंगे ब्याज, आपको क्या देंगे, इंटरेस्ट। तो जो मुआवजा मिला है, जो कंपेंसेशन मिला है, वो तो कैपिटल गेन में चला जाएगा, लेकिन उस कंपेंसेशन को लेट मिला, इसलिए उसके ऊपर मिला ब्याज, वो ब्याज की इनकम क्या मानेंगे, वो बोलता है ये आपकी अदर सोर्स की इनकम मानेंगे। किसकी मानेंगे, अदर सोर्स की इनकम मानेंगे। तो याद रखना, इंटरेस्ट रिसीव ऑन कंपेंसेशन, कंपेंसेशन पे मिलने वाला ब्याज क्या हो जाएगी, अदर सोर्स की इनकम हो जाएगी। सर ये एनहेंस्ड कंपेंसेशन क्या होता है, एनहेंस्ड कंपेंसेशन होता है ना बढ़ा हुआ मुआवजा। कई बार सरकार मुआवजा देती है, कम दे देती है, लोग कई बार क्या हमेशा कम ही देती है, और लोग जाते हैं कोर्ट में जाके बोलते हैं साहब नहीं नहीं ये तो गलत हो गया हमारे साथ, तो जबरदस्ती एक तो हमारी जमीन ले ली, उसके बाद मुआवजा भी बराबर नहीं दे रहे, ये 10 लाख रुपए दे रहे हैं, बाकी 15 लाख रुपए देने चाहिए थे इनको। कोर्ट फिर फैसला सुना देता है कि भाई चलो ठीक है, तुम्हारी ना इनकी 3 लाख और दे दो इनको,
जो 3 लाख रुपए ऊपर से उसको बोलते हैं एनहेंस्ड कंपेंसेशन। बोलता सर 3 लाख लेने से क्या मतलब, 3 लाख उस दिन को दिया होता और आज दिया है, इस बीच में 1.5 साल होने आ गए हम कोर्स केस खत्म होते होते, तो 1.5 साल का ब्याज भी तो देंगे, तो उस एनहेंस्ड कंपेंसेशन के ऊपर भी मिलता है इंटरेस्ट, तो वो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, अदर सोर्स की इनकम माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एडवांस फोरफिटेड ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट्स। मैंने आपको बताया था कैपिटल असेट्स की एडवांस, कैपिटल असेट जो है ना, उस कैपिटल असेट्स का, हाँ, कैपिटल असेट्स के ऊपर जो पैसा जो पहले लेते हैं नेगोशिएशन, साई खाई अपना पड़ा था ना कैपिटल गेन में, तो मैंने बताया था कि भाई 31/4/2014 से पहले हुआ तो हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस करेंगे, लेकिन 1/4/2014 के दिन या उसके बाद हुआ तो हम अदर सोर्स की इनकम मानेंगे, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये अदर सोर्स की इनकम मानी जाएगी अगर आपने कोई एडवांस लिया और वो आप खा गए, फोरफिटेड कर दिया। कंपेंसेशन और एनी अदर पेमेंट रिसीव्ड ऑन टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, अगर किसी के एम्प्लॉयमेंट में किसी का एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट कर दिया, उसको बोल दिया भाई तू यहाँ से हटा, या तो उसको मॉडिफिकेशन कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, यानी तो अब तुझे एम्प्लॉयमेंट से हटाया जाता है, और उसके बदले में उसको क्या दी जाती है, कोई कंपेंसेशन दे दिया या कोई पैसा दे दिया किसी तरीके का, मतलब टर्मिनेट निकालने के बाद दिया है, पहले दिया हो तो सैलरी में मान लेते, निकालने के बाद दे दिया तो वो अदर सोर्स की इनकम मानी जाएगी। ठीक है, तो ये जो इनकम से अपने पढ़ी ना, ये 3 3 6, ये 6 तरह के आइटम बोलता है सेक्शन 56, बोलता है कि भैया ये 6 तरह के आइटम है, ये तो सिर्फ और सिर्फ अदर सोर्स में ही टैक्सेबल होगी और किसी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, 6 और एक 7वां भी, अब 7वां बढ़ा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड, ये 7वां फिर 8वां भी आएगा। 6 इनकम तो आपको याद होगी, सिंपल सिंपल थी। अब ये कुछ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, उसको देख लो। सेक्शन याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। 56 सेक्शन तो मेन है ही है, जो इसके अंडर में सब चलेगा। 56 सेक्शन का सब सेक्शन 2 उसका 10th पॉइंट है। ये कितना पॉइंट है, 10th। ठीक है, जैसे ये कितना था, ये तुम्हारा 9th पॉइंट था, भले याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा सा मैं इसको सेक्शन से बढ़ा रहा हूं। एनी सम ऑफ मनी रिसीव्ड, any sum of money or value of property received without consideration or for inadequate consideration to be taxed in the hands of the recipient। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर किसी ने मुझे पैसे दिए, पहली बात करते हैं पैसों की, अगर मिस्टर एक्स ने मिस्टर ए को पैसे 1 लाख रुपए दिए और बोला ये 1 लाख रुपए रखो, और इसे 1 लाख रुपए क्यों दिए इसका कोई जवाब नहीं है, ऐसे ही दे दिए, गिफ्ट, मेरी तरफ से 1 लाख रुपए गिफ्ट। अगर इस तरीके का कोई गिफ्ट देता है 1 लाख रुपए सीधा सीधा, तो वो उसकी जो अगला जो रिसिपेंट जो ले रहा है वो मिस्टर ए, उसके लिए 1 लाख रुपए क्या मान ली जाएगी, अदर सोर्स की इनकम मानी जाएगी। अब ना तो ये बिजनेस के एवज में मिल रहा है, ना उसको वो सैलरी दे रहा है, तनख्वाह दे रहा है, ना हाउस प्रॉपर्टी का कोई रेंट दे रहा है, ना कोई कैपिटल गेन एसेट बेरी, इसलिए लाख रुपए दे रहा है। तो लाख रुपए दे किस लिए रहा है, कि मैं ऐसे ही दे रहा हूं, मेरी तरफ से तोहफा तोहफा तोहफा। तो बोले अच्छा ये तोहफा तोहफा जो है ना, ये हम अदर सोर्स की इनकम मान लेंगे, भाई इनकम ही हुई है तेरे तो इस तरीके का कोई भी मनी रिसीव हुआ है और उसका अमाउंट अगर 50,000 से ऊपर है, कितना, 50,000 से ऊपर है, तो पूरा का पूरा क्या मान लिया जाएगा, आपकी अदर सोर्स की इनकम मान ली जाएगी सेक्शन 56(2)(10) के अकॉर्डिंग। समझ रहे हो मेरी बात। अगर सर किसी ने 49,000 दिया तो कोई बात नहीं, मजे कर, कोई दिक्कत नहीं है, 49,000 में कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन 50,001 रुपया भी हो गया तो 50,001 रुपया पूरा का पूरा ही क्या मान लिया जाएगा आपकी इनकम, ना कि ऊपर का 1 रुपया माना जाएगा। यानी 60,000 रुपये दिए ना अगर किसी ने, तो 60,000 पूरे मान लिए जाएंगे, ना कि 10,000 रुपये। ठीक है, दूसरी बात, मूवेबल। मूवेबल क्या, अगर कोई मूवेबल, ये मिस्टर एक्स मिस्टर ए को क्या देता है, 1 लाख रुपए नहीं देता। अब बोले यार 1 लाख रुपए तो तेरे टैक्सेबल हो जाएगा, रुक जा, ये इसका कुछ लगता है, साड़ा वाला लगता है। ठीक है, एक्स का ए, अब एक्स ए को बोलता है कि भैया ऐसे काम करते हैं, या ये समझ लो एक्स देता है मिसिस ए को। ठीक है, ये थोड़ा जम रहा है। ठीक है, मिस्टर एक्स क्या देता है, मिसिस ए को दे रहा है, पैसे दिए तो बोले तेरे टैक्स वैक्स लग जाएगा, रेंट दे। इनकम टैक्स में बोल दिया 50,000 के ऊपर मैं तो टैक्स लगाऊंगा, कि वापस ले 1 लाख रुपए, कहीं नहीं मैं तो नहीं दे रहा। मैं इसको देता हूँ एक स्कूटी, क्या देता हूँ, स्कूटी। स्कूटी मैंने उसको दे दी, स्कूटी ने समझो आप ये समझ लो मूवेबल एसेट कुछ भी दे दी, जैसे वॉच दे दी, लड़की है मिसिस ए है, मिसिस ए को भाभी जी को दे दी वॉच। अब भाभी जी को दी वॉच, वॉच की कीमत है 1 लाख रुपए, कितनी, 1 लाख रुपए। तो इनकम टैक्स ने एक और बात बोली कि नीचे पढ़ भाई, थोड़ा नीचे पढ़, अगर तूने कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी दी और वो विदाउट कंसिडरेशन है, बिना रुपए दी है, और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू उस प्रॉपर्टी की एक्सीड होती है ₹50,000, 50,000 से ज्यादा अगर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू एक्सीड होती है, तो भैया जितना अमाउंट होगा तेरा, वो पूरा का पूरा क्या मान लेंगे, वो पूरा पूरा क्या मान लेंगे हम, आपकी क्या मान लेंगे, अदर सोर्स की इनकम मान लेंगे।
क्योंकि विदाउट कंसिडरेशन फोकट में दिया आपने, बिना पैसे 1 लाख रुपए की कोई वॉच दे दी, तो वॉच की जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसको हम क्या मान लेंगे, क्या मान लेंगे, उसकी अदर सोर्स की इनकम मान लेंगे। किसकी? मिसिस ए की, रिसिपिएंट की ही होगी भाई। ये क्या हो गया रे, डिस्चार्ज होगी। रिसिपिएंट की क्या हो जाएगी, रिसिपिएंट की 1 लाख रुपए हम फेयर मार्केट वैल्यू, जो भी एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो उसकी क्या मान लेंगे, मिसिज ए की हम मान लेंगे अदर सोर्स की इनकम। अगर वो 50,000 से ज्यादा हो, अगर 50,000 नीचे 20-30,000 का कोई गिफ्ट दे दिया विदाउट कंसिडरेशन तो कोई इशू वाली बात नहीं है। उसने बोला, मिस्टर एक्स ने बोला कि यार ये भी लोचा है, अब भाभी जी को गिफ्ट तो देना है, लेकिन यहाँ पे तो इनकम टैक्स बीच में आ रहा है बार बार। तो उसने बोला कि एक काम करते हैं, ये मैं वॉच तुझे देता हूं, इसके बदले में तू एक विदाउट कंसिडरेशन का ही लोचा है ना, तो तू एक काम करना, मुझे मुझे 1,000 रुपए दे दे, और ये 1,000 रुपए में 1,00,000 रुपए की चीज मैं तुझे दे देता हूँ। 1,000 रुपए मैंने उससे लिए और मैंने चीज उसको कितनी दी, 1,00,000 रुपए की वॉच दे दी। अब तो विदाउट कंसिडरेशन हट गया ना, विदाउट कंसिडरेशन तो ले लिया मैंने, चाहे 1 रुपये लो, कंसिडरेशन तो कंसिडरेशन होता है। तो बोले कि ये कंसिडरेशन हट गया, अब क्या करें। तो इन्होंने बोला थोड़ा सा नीचे और आके पढ़े। उसने बोला अगर इनएडुकेट कंसिडरेशन भी हुआ, क्या हुआ, इनएडुकेट कंसिडरेशन। इनएडुकेट कंसिडरेशन का मतलब जो फेयर मार्केट वैल्यू थी 1,00,000 रुपए और आपने दी 1,000, ये तो इनएडुकेट ही हो गया ना, एडुकेट थोड़ा है, सही थोड़ा है। तो बोला द डिफरेंस बिटवीन द एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू यानी 1,00,000 रुपया एंड द कंसिडरेशन यानी 1,000 रुपये, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 99,000 रुपये हुआ। ये डिफरेंस अगर 50,000 से ज्यादा हुआ तो मिसिस ए को पकड़ लेंगे और मिसिस ए के खाते में हम क्या कर लेंगे, ये सारा का सारा अदर सोर्स की इनकम मान ली जाएगी। 1,000 रुपये लेस कर लेंगे, बाकी के अदर सोर्स की इनकम मान ली जाएगी। समझ गए, यानी पैसा दिया तो गए, मूवेबल प्रॉपर्टी दिए तो गए, 50,000 की आपको याद रखनी है, ठीक है, और फेयर मार्केट वैल्यू याद रखना है। अब क्या हुआ, मिस्टर एक्स ने बोला चलो कैंसिल, वॉच कैंसिल, अपनी वाइफ को दे दी वॉच, और मिसिस ए को बोला मैं आपको देता हूँ जमीन, प्लॉट देता हूँ, बढ़िया फर्स्ट क्लास प्लॉट आपको देता हूँ मेरी तरफ से गिफ्ट भाभी जी को। तो जब भाभी जी को प्लॉट देने गए, कौन, मिस्टर ए, और वो बोलते ये प्लॉट आज से तुम्हारा, और वही विदाउट कंसिडरेशन है, बिना पैसे लिए दिया है। तो इनकम टैक्स ने बोला देख भाई फिर तू कर रहा है, फिर चालबाजी कर रहा है, और मैं यहाँ पे बैठा हूं। अगर विदाउट कंसिडरेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी दी है और उसकी स्टाम्प वैल्यू अगर 50,000 से ज्यादा है स्टाम्प वैल्यू, तो वो पूरा पूरा हम क्या कर लेंगे, आपकी अदर सोर्स की इनकम यानी मिसिज ए की अदर सोर्स की इनकम मान लेंगे। और उसने बोला अगर मैं, जैसे ये प्लॉट 5 लाख का था और अभी मैं इनसे 1,00,000 रुपए ले लूंगा तो इनएडुकेट कंसिडरेशन हो जाएगा। बोला अगर ऐसा किया तो डिफरेंस बिटवीन द स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एंड द कंसिडरेशन, जो भी डिफरेंस होगा, जैसे 4 लाख का और वो 50,000 से ज्यादा डिफरेंस हो गया, तो भी हम आपके क्या कर लेंगे, हम भाभी जी को पकड़ लेंगे और भाभी जी से ले लेंगे, मतलब अदर सोर्स की इनकम मान के उनसे टैक्सेबल करवा देंगे। ठीक है, ओके। तो ये बात आप समझना, क्या कि कोई पैसा दिया जिसका डिफरेंस 50,000 से ज्यादा हो, पैसा कैश सीधा मनी, अगर कोई मूवेबल दिया और विदाउट कंसिडरेशन दिया या इनएडिक्यूट दिया है तो उसका सिस्टम समझ गए, और इमूवेबल है और वो भी विदाउट कंसिडरेशन है, इनएडिक्यूट दिया, तो आई होप ये बात आपको समझ गए होंगे हमेशा के लिए। चलो नेक्स्ट, लेकिन यही सेक्शन इन केस में एप्लीकेबल नहीं होती। तो नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 56(2)(10) क्या है, फ्रॉम एनी रिलेटिव, अगर किसी रिलेटिव से मिला है तो भैया, हाँ रिलेटिव से मिला है तो चलेगा, गिफ्ट रिलेटिव से मिलेगा तो चलेगा। रिलेटिव कौन होता है, रिलेटिव डेफिनेशन में मैं यहाँ पे लिखवा नहीं रहा हूँ, आप सिंपल टर्म्स में समझो, सारे आ गए रिलेटिव के अंदर, यानी भाई भी आ गया, बहन भी आ गई, फादर आ गए, मदर आ गए, फादर के रिलेटिव सारे नीचे वाले आ गए, असेंडिंग और डिसेंडिंग बोलते हैं इसको, नीचे वाले यानी सारे, यानी बेटा बेटी पोता पोती उसकी वाइफ, ये सारे, और ऊपर दादा दादी परदादा परदादी उनके स्पाउस। ठीक है, तो ये सारे फैमिली, अगर रिलेटिव से लिया है देन ओके, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज अगर लिया है, शादी के समय अगर किसी तरीका को लिफाफा लिया और उस लिफाफे में अगर भले 5 लाख रुपए हो तो भी इनकम टैक्स बोलता है हम टैक्सेबल नहीं करेंगे। ये सेक्शन 56(2)(10) वहां पे एप्लीकेबल नहीं होती, इसलिए शादी में तोहफा 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 देते हैं। समझ रहे हो मेरी बात, तो शादी में जितने तोहफा होते हैं ना, जितने भी तोहफे चाहे लिफाफे आए हो चाहे कुछ भी हो, वहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला, ऐसे तो बड़े बड़े जो बड़े बड़े मंत्री और करोड़पति जो शादियां करते हैं उसके बाहर ही बैठा रहे इनकम टैक्स वाला, हाँ भाई क्या कितना आया भाई, तू कितना दिया, 50,000 से ऊपर है इसको साइड में लो, 50,000 से ऊपर, ऐसे तो कंगाल हो जाएगा लेने वाला। समझ रहे हो, तो शादी के ओकेजन में अगर किसी प्रकार का दिया है देन ओके। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे सवाल बनता है, ध्यान रखना, कई बार सवाल पूछे जाते हैं कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर बी को दिया है ये फलाना फलाना अमाउंट दिया है, यानी 1,00,000 रुपया दिया है ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, तो ओके है,
ऑन द ओकेजन ऑफ डॉटर्स मैरिज या किसी की मैरिज पर अगर उसने कह दिया ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थडे पार्टी या ऑन द ओकेजन ऑफ एनिवर्सरी, ऐसे करके आपको क्वेश्चन घुमाने की कोशिश करेगा, वहां पे ध्यान रखना एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी, दुनिया भर की कोई भी पार्टी कोई अलाउ नहीं है, सिर्फ ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज इस ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होती। रिलेटिव से लिया तो एप्लीकेबल नहीं, ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज तो एप्लीकेबल नहीं, अंडर अ विल और बाय इनहेरिटेंस यानी बाप चला गया तो बेटे को देगा, बेटा अगले अपने बेटे को देगा, तो उस समय भी क्या विदाउट कंसिडरेशन ही देता है ना भाई, बिना अब यार अपने फादर से जब जमीन जायदाद तुम्हारे नाम होगी, घर तुम्हारे नाम होगा, तो क्या पैसे तो नहीं ले लेंगे फादर तुम्हारे, वो तो तुम्हें विल अकॉर्डिंग इनहेरिटेंस यानी आप उनके मरने के बाद आपकी ही है, या उनके जीते जीत भी हो सकता है आपको ही दी जाती है, तो इस तरीके से वो क्या है वहां पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। फ्रॉम एनी लोकल अथॉरिटी, कई बार कोई लोकल अथॉरिटी अलॉट करती है ना, आवंटक करती है ना, जमीन आवंटक नहीं करती गरीब तबके लोगों को या मिडिल क्लास लोगों को, कोई फ्लैट दे दिया कुछ दे दिया, इन एडिक्वेट कंसिडरेशन में करती है, मतलब ऐसे तो लेने जाए तो बहुत लॉटरी सिस्टम होता है, ऐसे तो लेने जाए तो बहुत महंगा है, लेकिन लॉटरी खुल गई तो आपको सरकार या लोकल अथॉरिटी सस्ते में दे देगी, तो ये जो इस तरीके की जो लोकल अथॉरिटी देती है तो वहां पे भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होती। या फिर कोई फंड आपको दे दे, कोई स्कॉलरशिप दे दे आपको, कोई फाउंडेशन, कोई यूनिवर्सिटी, कोई एजुकेशनल यूनिवर्सिटी, कोई हॉस्पिटल, कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट या कोई ट्रस्ट आपको कुछ भी दे दे, इस तरीके के डोनेशन वोनेशन के वहां पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होती। ये ध्यान रखना, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 56 to 10। ओके ठीक है। एक और बात है, बार बार कह रहे हैं अपन यहाँ पे सब, या दो बार बात है, प्रॉपर्टी, ये बार बार प्रॉपर्टी आ रहा है, प्रॉपर्टी का मतलब क्या है इसको समझना इसलिए जरूरी है कि इस पे सवाल आ चुके हैं, समझना। प्रॉपर्टी का मतलब बोला अ कैपिटल असेट्स ऑफ एन असेसी, असेसी की कैपिटल असेट, कैपिटल असेट कौन सी जो सेक्शन 214 में अपन ने पढ़ी थी, कहां पे कैपिटल गेन में, ठीक है, कैपिटल असेट वो सारी कैपिटल असेट, ठीक है, लेकिन नेमली, और इसमें बोला उसने साफ साफ उसने बोला कैपिटल असेट वो तो है, लेकिन यहां पे उसने एक सेक्शन में अलग से बोल दिया कि नेमली यही है, वो भी नहीं है, यहां पे ये जो नाम लिखे हुए हैं इनके अलावा कोई कैपिटल असेट नहीं है। अब देखना क्या, इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब यहां जो फिक्स है, इंपॉर्टेंट इसलिए कर रहा हूं मैं कि सवाल इस पे आएगा, जो डेफिनेशन यहां पे दे रखी है वो डेफिनेशन फिक्स है। अदर सोर्स की इनकम के जब आप निकाले जाओगे प्रॉपर्टी का मतलब यही है, प्रॉपर्टी का मतलब बोलता है इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसमें लैंड बिल्डिंग सारी आ जाएगी, शेयर्स और सिक्योरिटी इसमें आ जाएंगे, ज्वेलरी आ जाएगी इसके अंदर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन आ जाएगा, ड्राइंग आ जाएगी, पेंटिंग आ जाएगी, स्कल्पचर आ जाएगा, एनी वर्क ऑफ आर्ट आ जाएगा। ये कहाँ पढ़ा था, ये कहाँ पढ़ा, कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है? बिल्कुल सर, हमने पढ़ा था पर्सनल इफेक्ट के अंदर, कैपिटल असेट की डेफिनेशन पढ़ रहे थे 214 में, कैपिटल गेन जब पढ़ रहे थे उस समय पर्सनल इफेक्ट में से ये एक्सक्लूड कर रखा था, यानी ये वहां पे भी कैपिटल असेट है, तो बोले ये जो नीचे फॉलोइंग कैपिटल असेट है ये सब प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आएगी, लैंड बिल्डिंग और बोथ, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट, और बुलियंस, बुलियंस यानी ये सोने चांदी के जो ऐसे होते हैं ना सिक्के या इस तरीके से कुछ आइटम बना रखी है, ठीक है, और उसको और क्या बोल सकते हैं अपन, छड़े वड़े बनते हैं ना सोने चांदी के इस तरीके से, तो उसको तो बुलियंस, गोल्ड या सितारे या किसी भी डिजाइन में हो सकता है, ठीक है, ये ही प्रॉपर्टी होगी, इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। अब सवाल आपको कैसे घुमाएगा, आप बोलेगा कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्या दी, कार दी, क्या दी, कार दी है, और कार में बोल दिया कि कार देते समय इन्होंने 50,000 से ज़्यादा यानी 2 लाख रुपए इन एडुकेट में दी, या 2 लाख रुपए कार फ्री में दे दी इन्होंने, क्या ये इसकी अदर सोर्स की इनकम होगी? नहीं होगी, क्योंकि कार कहीं पे भी इस लिस्ट में कार का नाम दिख रहा है क्या आपको? इसलिए मैंने स्कूटी का एग्जांपल हटा दिया था, मैंने कहा मैं खुद फंस जाऊंगा, स्कूटी नहीं है, कार नहीं है, इसमें है क्या, जो चीज़ें बोल रखी है वही चीज़ें, इसके अलावा कोई चीज़ें नहीं है, ठीक है, तो ये लिस्ट थोड़ी सी देख लेना। मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी क्वेश्चन ऐसे घुमाने के लिए पूछी जाएगी, और फिक्स एग्जांपल व्हीकल ही पूछेंगे ताकि व्हीकल में क्या आदमी कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो अभी तक जो पढ़ा था ना, ये अपन ने जो पढ़ा है ना अभी तक सारी चीजें, ये क्या थी, ये पहला पॉइंट क्या था, ये जो इनकम है ना ये अदर सोर्स में ही चार्जेबल होगी और कहीं पे भी चार्जेबल नहीं होगी, चाहे कोई लेना भी चाहेगा तो नहीं होगी, ये अदर सोर्स में ही चार्जेबल होगी। अब पॉइंट पढ़ रहे हैं अपन दूसरा, ये बोलता है इनकम चार्जेबल अंडर अदर सोर्स हेड ओनली इफ नॉट चार्जेबल अंडर बिजनेस हेड। ये जो नीचे 3 इनकम दे रखी है ना, ये अदर सोर्स हेड में तभी चार्जेबल होगी जब बिजनेस हेड में ये चार्जेबल नहीं हो रखी है। अगर बिजनेस हेड में चार्जेबल हो रखी है तो अदर सोर्स की बारी ही नहीं आती, वहां नहीं हो रखी तो हम यहां चार्जेबल कर लेंगे, आपको जाने नहीं देंगे। ऐसी क्या चीजें देखते हैं, एनी सम रिसीव्ड by an employer from the employee as contribution to any PF यानी प्रोविडेंट फंड, सुपरएन्युएशन फंड या एनी अदर फंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉय।
देखो आपको पता है जो पीएफ पढ़ा था, प्रोविडेंट फंड पढ़ा था, मैंने बताया था कि भाई एम्प्लॉय क्या करता है, उसकी सैलरी में से उसका हिस्सा काटता है और अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करता है और दोनों मिलाकर पीएफ अकाउंट में जमा करवाता है। वो जब एट लास्ट एम्प्लॉय लेना चाहता है तब उसको मिलता है, उसके ऊपर उसको ब्याज भी मिलता है। अब ये बोल रहा है कि अगर उसका काट के तो आपने जमा करवा दिया, लेकिन जब आपका हिस्सा आपको करवाना था और आपने बोल दिया नहीं वो भी तू दे, अगर किसी प्रकार का अमाउंट आपने एम्प्लॉय से लिया है इस वेलफेयर के नाम पे या सुपर एन्युएशन फंड के नाम पे या किसी भी फंड के नाम पे, अगर आपने एम्प्लॉय से पैसा लिया है कंपनी ने, एम्प्लॉयर ने, तो कंपनी के अकाउंट में ये अदर सोर्स की इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अदर सोर्स की इनकम टैक्सेबल। आपको लेना बनता ही नहीं है। अगर आपने लिया है तो भाई वो आपकी मर्जी, एम्प्लॉय दे रहा है आप ले रहे हो, आपका पर्सनल मैटर है। इनकम टैक्स बोलता है आपने लिया, आपकी तो हो गई इनकम, क्योंकि आपका दायित्व बन रहा था अपनी तरफ से मिला के देने का। लेकिन अब आपने ले लिया है तो आपकी होगी इनकम, और इनकम होगी तो अदर सोर्स के अंदर में इसको टैक्सेबल कर लेंगे। ठीक है। इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑन हायर प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर। अगर कोई बंदा अपनी प्लांट एंड मशीनरी या फर्नीचर हायरिंग के लिए, मतलब उसका काम नहीं है ये हायरिंग पे देना यानी किराए पे देना, उसका काम नहीं है, लेकिन फिर भी काम कुछ और है और अपनी प्लांट एंड मशीनरी किसी को दे देता है, उससे 400 रुपये, 5,000 रुपये, 2 लाख रुपये, 1 लाख रुपये, कैसा भी हायरिंग चार्जेस यानी किराए की अमाउंट आती है प्लांट एंड मशीनरी या फर्नीचर के रूप में, तो वो भी अदर सोर्स की इनकम मानी जाएगी। और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज भी आपकी क्या अदर सोर्स की, यानी सिक्योरिटी पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी आपको मानी जाएगी। इसमें ऐसा क्यों बोला कि अगर ये बिजनेस में ना हो तो यहाँ पे हो? इसलिए अगर किसी का काम ही हायरिंग, बिजनेस हायरिंग का हो, किसका, प्लांट एंड मशीन और फर्नीचर को किराए देने का ही जिसका काम हो, और फिर उसको किराए का जो रकम मिलेगी तो वो उसकी बिजनेस इनकम हो जाएगी। तो बोला अगर बिजनेस इनकम नहीं है यानी आपका ये काम नहीं है और एक्स्ट्रा कर रहे हो तो अदर सोर्स की इनकम आ जाएगा। और किसी का सिक्योरिटी का ही काम है, उस पर मिलने वाला ब्याज उसकी बिजनेस इनकम हो जाएगी। लेकिन किसी का सिक्योरिटी का काम नहीं है, काम कोई दूसरा ही है, और सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया और उस पर मिला ब्याज, तो वो भी अदर सोर्स की इनकम हो जाएगी, अदर सोर्स की इनकम हो जाएगी। समझ गए मेरी बात? ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट था कि कुछ, पहला पॉइंट में था कि ये इनकम है जो अदर सोर्स में ही आएगी और कहीं हेड में नहीं आएगी। दूसरी बात बोलता है कि ये जो 3 इनकम है ये अदर सोर्स में तभी आएगी अगर बिजनेस में नहीं आ रखी। तीसरी बात, एक और बात बोलता है ये भी अदर सोर्स के अंदर आएगा। सेक्शन 56 ही बोल रहा है सारा, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों? ये बंदा दिख रहा है, ये की मैन है यानी मेन आदमी, पर्सोनल, कंपनी का सब गाजा बाजा इसके ऊपर है। की मैन का सीधे सीधा आप समझो, मतलब समझो कि कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने किसी बंदे का जो इंपॉर्टेंट बंदा होता है उसका करवाती है इंश्योरेंस। क्या करवाती है? इंश्योरेंस। यानी अगर ये एकदम से छोड़ के चला जाए कंपनी को किसी तरीके से, इसको या अपाइज हो जाए, कोई काम करने लायक ना हो और ऐसा हो जाए और इसके ऊपर सारा गाजा बाजा है कंपनी का, यानी सीईओ एमडी जो कंपनी के होते हैं, साइरस मिस्त्री छोड़ के गया था तब तो हाहाकार मिला था, वो सिक्का छोड़ के गया था टाटा का तब भी हाहाकार मिला था। तो आप समझ लो, तो ये लोग मेन होते हैं, इससे शेयर गिर जाते हैं कंपनी के, सब कुछ हो जाता है अगर ये इस तरीके से करते हैं। तो इनका करवाते हैं की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। जो आपके की मैन है उनकी इंश्योरेंस करवाओ। अगर इन ड्यूरेशन ऑफ द सर्विस, सर्विस के ड्यूरेशन में उनको कुछ हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी को क्या, जो भी इनका लॉस होगा उसका देगा, भरपाई करेगी, है ना। जो लॉस होगा उसको सेटल करेगी, कौन करेगी? इंश्योरेंस कंपनी। तो अपन ने ये की मैन इंश्योरेंस कंपनी बिजनेस पढ़ा था ना, बिजनेस एंड प्रोफेशन, तब भी आया था। अपन ने सैलरी पढ़ा था तब भी आया था, और अब अपन अदर सोर्सेज पढ़ रहे तब भी ये की मैन आ रहा है। क्यों 3 जगह आ रहा है मैं बताता हूँ। अगर ड्यूरिंग द सर्विस उसको कुछ हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी, घाटे का पैसा कौन देगी? इंश्योरेंस कंपनी देगी। इंश्योरेंस कंपनी देगी किसको? जो कंपनी है उसको देगी। तो कंपनी की होगी ये बिजनेस इनकम। तो अपन ने बोलता है किसी प्रकार का की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसा आता है तो सेक्शन 28 बोलती है ये आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी। ठीक है। अगर वो सब अपना टेन्योर पूरा कर देता है, इंश्योरेंस पूरा हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और इंश्योरेंस हो जाता है मैच्योर। क्या हो जाता है? मैच्योरिटी। और मैच्योरिटी पे पैसा मिलता है अगर, जब भी इसका टेन्योर सब कुछ हो गया, बराबर अपनी सर्विस दे दी कंपनी में, रिटायर हो गया, उस पर हो गया मैच्योरिटी का पैसा आ गया, वो पैसा मिलता है किसको? ये मिस्टर ए जैसे, तो ये मिस्टर ए को मिल गया पैसा मैच्योरिटी पे। इसको मिला भाई सब कुछ ओके रहा, कुछ नहीं, कंपनी कुछ अमाउंट दे देती है मैच्योरिटी पे, तो ये इसकी हो जाएगी सैलरी की इनकम। क्या हो जाएगी? सैलरी की इनकम। ठीक है। अगर अगर ये 2 जगह तो आ गई, सेक्शन 15 बोलता है सैलरी की इनकम हो जाएगी, सेक्शन 28 बोलता है अगर इस तरीके से हुआ, ड्यूरिंग सर्विस हुआ तो लॉस का पैसा आया तो बिजनेस की इनकम हो जाएगी। तीसरी बात होती है कि बाई चांस यहाँ पे तो कोई तकलीफ नहीं हुई ड्यूरिंग द सर्विस, और इसको जो मैच्योरिटी हुआ उससे पहले ये हो गया, मर गया, डेथ हो गई इसकी, रिटायरमेंट के जस्ट बात होगी इसकी डेथ। अब डेथ पे इसी इंश्योरेंस में डेथ के बाद जो पैसा मिलता है वो मिलता है इसके लीगल, किसको मिलता है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलता है। किसको मिलता है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यानी उसका जो लीगल हायर होगा, बीवी होगी, बच्चे होंगे, उसको मिलेंगे पैसे।
अगर उस समय उस बच्चों को या बीवी बच्चों को पैसा मिलेगा तो उन बीवी बच्चों के लिए क्या हो जाएगी, अदर सोर्सेज की इनकम हो जाएगी। इसलिए कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, तीसरा पॉइंट यहाँ पे आ रखा है, यानी किसी को अगर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से पैसा मिलता है एज एन लीगल हायर या फिर एज एन लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो उसके लिए ये कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, उसकी अदर सोर्स की इनकम मानी जाएगी। ओके, समझे? ठीक है सर। नेक्स्ट, यहां तक जो इनकम की बात करी वो तो सब थी भैया, उसमें तो कोई समस्या नहीं, कोई इफ बट नहीं है। ये और कोई रेजिडुअल इनकम आ गई, कोई भी रेजिडुअल इनकम अगर आ गई, कोई भी रेजिडुअल इनकम यानी और भी कोई इनकम जो अभी तक अपने नाम ही नहीं लिया लेकिन आ गई, जैसे एफडी कराया, एफडी पे मिला ब्याज, ठीक है, ऐसे मैं जा रहा था कहीं पे मुझे मिल गए पैसे, मनी मिल गए, पैसे मिल गए मुझे, मैंने कोई ऐसे काम किया, किसी ने मुझे उस काम के लिए रिवार्ड दे दिया, ठीक है, या फिर मैं कुछ दूसरा मेरा बिजनेस चल रहा है, वो तो सब चल ही रहा है, मेरे पास रद्दी पड़ी थी, ये रद्दी मैंने इसलिए रखा रही ताकि मुझे एग्जांपल याद आए, जो रद्दी पड़ी थी रद्दी को बेचा, रद्दी से मुझे पैसा मिल गया, या कोई ऐसी पुरानी आइटम थी और पुरानी आइटम को मुझे दिख गया और ऐसे मुझे पता नहीं था, उसको बेचा और मुझे ज़्यादा पैसे मिल गए, तो और भी कोई भी इनकम होगी रेजिडुअल इनकम, वो सारी की सारी अदर सोर्सेज की इनकम मानी जाएगी। किसकी मानी जाएगी, अदर सोर्सेज की इनकम मानी जाएगी। ओके, यहां तक बात समझे? बिल्कुल सर। तो ये अदर सोर्सेज यहाँ पे खत्म होता है, कुछ डिडक्शन है अदर सोर्सेज के, सिर्फ 2 डिडक्शन और भी है लेकिन इंपॉर्टेंट 2 डिडक्शन है जो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सेक्शन 57 में, 56 तो चार्जिंग सेक्शन था और 57 में डिडक्शन बोलते हैं कि अदर सोर्सेज में भी कोई ना कोई प्रकार की डिडक्शन है, उनकी बात कर लेते हैं। 2 डिडक्शन की बात करता हूँ मुख्य रूप से, मेन इंपॉर्टेंट। इनकम इन द नेचर ऑफ फैमिली पेंशन, अगर किसी को फैमिली पेंशन मिलती है, फैमिली पेंशन किसको मिलती है, यानी किसी के पति नौकरी लगे हुए थे, जैसे फौज में थे, फौज का तो चलो एग्जाम्पशन है, या कहीं पे भी कोई नौकरी लगे हुए, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय में नौकरी लगे हुए और उनकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद वो पेंशन, भाई जब तक वो रिटायरमेंट के बाद उनको तो मिलती है, लेकिन अगर रिटायरमेंट उनकी मृत्यु हो जाए तो उस पेंशन की आधी उसकी वाइफ को मिलती है जब तक वो जिंदा रहेगी, ठीक है, तो इसको बोलते हैं फैमिली पेंशन। यानी अब वो बंदा तो नहीं रहा, वो तो रिटायर होने के बाद डेथ होगी, लेकिन उसकी वाइफ को वो पैसा मिल रहा है। तो इस तरह की फैमिली पेंशन होगी, तो उस वाइफ के लिए ये फैमिली पेंशन क्या होगी, अदर सोर्स की इनकम होगी। लेकिन इनकम टैक्स ने बोला हम 57 में इसको डिडक्शन देते हैं, क्या डिडक्शन ऑफ सम इक्वल टू 33.33% ऑफ सच इनकम और ₹15,000 विच एवर इज लेस। यानी फॉर एग्जांपल अगर किसी की सालाना 1 लाख रुपए एज ए फैमिली पेंशन आ रही है, तो उसका 33.33 यानी 33,333 ये और 15,000 विच एवर इज लोअर, यानी हाईएस्ट 15,000 से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलेगा, इसमें से 15,000 लेस कर लो, यानी 85,000 आपकी फैमिली पेंशन की इनकम मान लेंगे अदर सोर्सेज की, ठीक है। तो 15,000 या 33.33 किस केस में, फैमिली पेंशन में डिडक्शन दे रखा है, नंबर 1। नंबर 2, इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन और एनहेंस्ड कंपेंसेशन, पढ़ा था अपन ने कि जब मुआवजा मिलता है या एनहेंस बढ़ा हुआ मुआवजा मिलता है, उस पर जो मिलेगा ब्याज, वो ब्याज अदर सोर्स की इनकम मानेंगे, ये अपन ने उसमें पढ़ लिया था 56 में। तो एक छूट दे दी 57 में कि वो उस पर सीधी फ्लैट 50% हम क्या दे देंगे, छूट दे देंगे। अगर वो ब्याज मिला 1 लाख रुपया तो 50,000 ही हम टैक्सेबल करेंगे, 50,000 का हम क्या दे देंगे, सीधी सीधी छूट दे देंगे। ये 2 डिडक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, फैमिली पेंशन और इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन या एनहेंस्ड कंपेंसेशन रिसीव, राइट। और यहाँ पे होती है अपनी अदर सोर्स की क्लास भी पूरी। आई होप मैंने अदर सोर्स जो पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। अभी तक 5 हेड, रेजिडेंशियल स्टेटस और बेसिक कंसेप्ट, रेजिडेंशियल स्टेटस और 5 हेड अपन पढ़ चुके हैं, और आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अब अपन जो आगे नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, वो करेंगे डिडक्शन या टीडीएस। पहले सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड क्लबिंग करने के बाद अपन डिडक्शन पे आ जाएंगे, फिर टीडीएस, टीसीएस और एडवांस टैक्स पे जाके फाइलिंग ऑफ रिटर्न के साथ समापन कर देंगे, ठीक है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। फिर से बता रहा हूँ, लोगों को बताइए कि यूजीसी नेट की क्लास चल रही है oneexam.in के पोर्टल पर, यूट्यूब चैनल पे, और कोर्स भी अवेलेबल है। जो बाय करना चाहता है वो oneexam.in के जो हमारे ऐप है वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ से आप बाय भी कर सकते हो। उसमें आपको नोट्स वोट्स और ये पीपीटी सब मिल जाएगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। टेस्ट सीरीज भी रखेंगे बाद में अपन, जब कोर्स पूरा हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो ऐसे ही आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।